नमस्कार साथियों, अभिव्यक्ति परिवार में आप सभी का स्वागत है। और आज के इस सेशन में हम बात करने वाले हैं 28 जुलाई के करंट अफेयर के बारे में, यानी कि आज के दिन कौन कौन सी न्यूज़ एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट रही है, उन सभी पे हम चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं पहली न्यूज़, यानी कि जो पहला क्वेश्चन अपना वो कौन सा है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चित मुख्यमंत्री कामधेनु पशु बीमा योजना के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। ठीक है, यानी कि एक योजना दी गई है जिसका नाम है मुख्यमंत्री कामधेनु पशु बीमा योजना। ठीक है, इसके संबंध में 3 कथन दिए गए हैं और 3 में से असत्य कथन का चयन करना है अपने को। ठीक है, तो पहला देखते हैं, इसकी घोषणा राज्य बजट 2023-24 में की गई थी। ठीक है, तो राज्य बजट 2023-24 में इसकी घोषणा की गई है या नहीं की गई है। ठीक है, तो देखो इस योजना की घोषणा कहाँ पर की गई थी, बजट 2023-24 में की गई है, तो ये पहला सत्य है। ठीक है, पहला ऑप्शन क्या है, सत्य है। ठीक है, दूसरा देखते हैं, योजना के तहत पशुपालक या किसान को प्रति पशु क्या किया जाएगा, 60,000 रुपये का बीमा कवरेज दिया जाएगा। ठीक है, बीमा कवर प्रदान किया जाएगा। ठीक, तो इस योजना में बोला गया है कि किसान को यदि उसके पशु की मृत्यु हो जाती है तो बीमा दिया जाएगा, लेकिन 60,000 रुपये का नहीं दिया जाएगा। ठीक है, तो कितने का दिया जाएगा, तो लिख लेते हैं इसको, 40,000 रुपये का बीमा दिया जाएगा। कितने का, 40,000 रुपये का बीमा दिया जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन बी गलत है, क्योंकि असत्य कथन का चयन करना था, तो सही आंसर क्या है, बी है। ठीक, तीसरा ऑप्शन देखते हैं, इस योजना का मुख्य उद्देश्य पशुपालकों को पशुओं की अचानक मृत्यु पर क्या करना है, आर्थिक संबल प्रदान करना है। ठीक है, तो ये जो योजना लाई है सरकार है, ठीक है, मुख्यमंत्री कामधेनु पशु बीमा योजना, इसका मुख्य उद्देश्य यही है कि यदि किसी किसान के पशु की अचानक मृत्यु हो जाती है तो उसको आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी 40,000 रुपये के रूप में। ठीक, तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है मुख्यमंत्री कामधेनु पशु बीमा योजना के बारे में। ठीक है, देखो हाल ही में क्या है कि राजस्थान में चुनाव होने वाले हैं। ठीक है, तो जो राजस्थान सरकार, जो वर्तमान सरकार है, ठीक है, इसकी जो उपलब्धियां हैं वो आपको ज़्यादा याद रखनी है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा बनने वाले हैं इस बार। ठीक है, तो कौन कौन सी योजना मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा शुरू की गई थी, ठीक है, किसके लिए वो शुरू की गई थी, उसमें क्या क्या प्रावधान किया गया था, ये सारी चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। ठीक, और आए दिन अब जो अखबार हैं, ठीक, उनमें यही देखने को मिलता है, यही सारी न्यूज़ देखने को मिलती हैं। ठीक, योजनाओं के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, ये सारी बातें लिखी गई हैं इसमें, आप एक बार इसको पढ़ लेना है। ठीक है, अगर आपके पास पीडीएफ उपलब्ध नहीं है इसकी, ठीक है, तो मैं आपको बता दूं कि अभिव्यक्ति क्लासेज जयपुर के ऐप पर आप जाएंगे तो वहाँ पर करंट अफेयर की रोज़ पीडीएफ अपलोड कर दी जाती है, तो वहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूध व ऊन उत्पादन के मामले में राजस्थान का देश में कौन सा स्थान है। ठीक है, तो दूध और ऊन उत्पादन के मामले में राजस्थान का कौन सा स्थान है, अगर भारत की बात करें, ठीक है, तो भारत में कौन से स्थान पर है, तो पहले स्थान पर है। ठीक है, यानी कि भारत में सर्वाधिक दूध का उत्पादन कहाँ पर होता है, तो राजस्थान में होता है। ठीक है, अगर ऊन की बात करें तो ऊन का उत्पादन भी कहाँ होता है, तो राजस्थान में होता है। ठीक है, लेकिन अगर भारत की बात करें, ठीक है, तो भारत का दूध उत्पादन में कौन सा स्थान है। ठीक है, तो भारत का दूध उत्पादन में है, यानी कि दुग्ध उत्पादन में कौन सा स्थान है, तो प्रथम स्थान है पूरे विश्व में। ठीक है, और अगर ऊन की बात करें तो ऊन उत्पादन में 7वां स्थान है। ठीक, तो ये 2 फैक्ट अतिरिक्त फैक्ट हैं जो कि आपको याद है होने चाहिए। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना। देखो हाल ही में खबरों में देखे गए राजस्थान कृषि श्रमिक संबल मिशन का संबंध किससे है। ठीक है, एक और योजना है जो कि चर्चा में रही है, उसका नाम क्या है, राजस्थान कृषि श्रमिक संबल मिशन। इसका संबंध किससे है, यानी कि किसके लिए लागू की गई थी। ठीक, तो पहला ऑप्शन है कि कृषि श्रमिकों को आर्थिक सहायता प्रदान करना। ठीक है, देखो हालांकि ये योजना लागू की गई थी कृषि श्रमिकों के लिए ही। ठीक है, नाम से ही पता चल रहा होगा कि कृषि श्रमिक संबल मिशन है। ठीक है, यानी कि कृषि श्रमिकों के लिए लागू की गई है, लेकिन इसमें हुआ क्या है, इसके तहत किया क्या जाएगा, वो देखना है अपने को। तो आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी, नहीं, आर्थिक सहायता प्रदान नहीं की जाएगी, तो फिर क्या किया जाएगा, तो महिला कृषि श्रमिकों को पारंपरिक ढंग से, यानी कि परंपरागत ढंग से, ठीक है,
खेती करने के लिए प्रशिक्षण देने से संबंधित है। ठीक है, तो ये जो बी ऑप्शन है ये बिल्कुल सत्य है, ए गलत है, बी सही है। क्यों सही है? क्योंकि इस योजना के तहत बोला गया है कि जो भी किसान श्रमिक हैं, यानी कि जो भूमिहीन किसान है, जिनके पास भूमि नहीं है और वो दूसरों की भूमि पर कृषि कार्य करते हैं, ठीक है, तो उन किसानों को क्या किया जाएगा, उन श्रमिकों को क्या किया जाएगा कि खेती करने का प्रशिक्षण दिया जाएगा। और वो भी कैसी खेती? तो पारंपरिक तरीके से, ठीक है, यानी कि हमारे जो पूर्वज जिस तरीके से खेती करते थे, ठीक है, बिल्कुल जैविक खेती करते थे, ठीक है, तो उसका प्रशिक्षण दिया जाएगा इसमें। ठीक है, तो ये प्रशिक्षण देने से संबंधित है, न कि आर्थिक सहायता देने से संबंधित है। ठीक है, तीसरे ऑप्शन में बोला गया है कि कृषि श्रमिकों को कृषि उपकरणों की खरीद पर सब्सिडी प्रदान करने से, तो सब्सिडी प्रदान करने से भी नहीं है, आर्थिक सहायता करने से संबंधित भी नहीं है, प्रशिक्षण देने से संबंधित है। ठीक है, तो देख लेते हैं एक बार कि राजस्थान कृषि श्रमिक संबल योजना, ये जो मिशन है, ठीक है, कब लागू किया गया था, कब लेकर आई थी सरकार? तो बजट 2022-23 में इसको लाया गया था। ठीक है, यानी कि इससे पिछले वाले बजट में, ये वाला नहीं, इससे पिछले वाले बजट में इसको लेकर आई थी सरकार। ठीक है, इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो क्या है कि जो भूमिहीन कृषि श्रमिक हैं उनको उनके कौशल का विकास करना है, उनमें क्षमताओं का निर्माण करना है। ठीक है, तो ये इसका मुख्य उद्देश्य रहा है। ठीक है, देखो 2000 यानी कि वित्त वर्ष 2022-23 की अगर बात करें, ठीक है, तो इस योजना के तहत 50,130 महिलाओं को, जो कृषि श्रमिक हैं, उनको प्रशिक्षण दिया गया था। ठीक है, और वर्तमान में सरकार ने घोषणा की है कि हम वित्त वर्ष 2023-24 में 1 लाख जो कृषि श्रमिक हैं उनको प्रशिक्षण देंगे। ठीक है, तो इस साल क्या करेगी सरकार? 1 लाख जो भूमिहीन कृषि श्रमिक है उनको प्रशिक्षण दिया जाएगा। ठीक है, लास्ट ईयर किसको दिया गया था? महिलाओं को, 50,000 महिलाओं को लगभग प्रशिक्षण दिया गया था। ठीक है, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन है राजस्थान कृषि श्रमिक संबल मिशन के बारे में, जो कि 2022-23 में लागू की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में खबरों में देखी गई सावा झील कहाँ स्थित है? ठीक है, तो ये जो सावा झील है ये हाल ही में चर्चा का मुद्दा रही है। क्यों रही है? क्योंकि इसके ऊपर क्या किया गया है? प्लास्टिक की जो बोतलें हैं, ठीक है, प्लास्टिक की जो भी बोतलें हैं उनसे क्या किया गया है? एक सेतु बनाने का कार्य किया गया है। ठीक है, एक सेतु का निर्माण किया गया है। ठीक, तो ये चर्चा का मुद्दा रही है। ठीक, तो देखो एक तो क्या हो गया, प्लास्टिक का यूज हो गया, दूसरा पर्यटन को भी आकर्षित करेगी। ठीक है, तीसरी चीज़ क्या होगी कि इस झील को पार करना अब थोड़ा सा आसान हो गया, घूम के नहीं जाना पड़ेगा, उस सेतु के माध्यम से इसको पार कर सकता है। ठीक है, तो ये जो सावा झील है वो कहाँ पर है? इटली, रूस, ऑस्ट्रिया, सर्बिया। ठीक है, तो सावा झील कहाँ पर है? सर्बिया में है। ये आपको याद रखना है क्योंकि ये न्यूज़ में रही है। ठीक है, और सर्बिया कहाँ पर है? इसको आप मैप में देख सकते हैं। ठीक है, सर्बिया कहाँ पर है? ये सर्बिया है। ठीक है, और इसके नज़दीकी जो देश हैं वो कौन कौन से हैं? ठीक है, वो भी आपको याद रखना है। इधर रोमानिया है, ऊपर हंगरी है, ठीक है, नीचे ग्रीस है, इधर इटली है। ठीक, तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना कि नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। विश्व कप खेलने वाली दुनिया की सबसे पहली युवा फुटबॉलर कौन है? ठीक है, यानी कि ऐसी युवा फुटबॉलर जो सबसे कम उम्र में उसने क्या किया है? विश्व कप खेला है। ठीक है, तो वो कौन है? 4 नाम दिए गए हैं। ये इफेनी चीजिन, नाम ही कुछ ऐसा है, इफेनी चीजिन। ठीक है, ये नॉर्मन है। ठीक है, और सी है केसीफेयर है। ठीक, और डी है निकोलाई कोवाक्स। ठीक है, तो इन चारों में से किसने सबसे कम उम्र में विश्व कप खेला है? ठीक, देखो सबसे कम उम्र में यानी कि सबसे जो युवा फुटबॉलर है वो कौन है? केसीफेयर है। ठीक है, कितने साल की है? तो ये 16 साल की है। ठीक है, 16 साल की उम्र में ये क्या कर रही है? अब विश्व कप खेल रही है। ठीक, देखो पहले वाला जो रिकॉर्ड था ये क्या है? एक महिला है, ये भी आपको याद रखना है। इससे पहले जो सबसे कम उम्र में जिसने फुटबॉल खेला था उस महिला का नाम है इफेनी चीजिन। ठीक है, इसने देखो 16 साल और 26 दिन
कि जब ये थी तब इसने क्या किया था, विश्व कप खेला था अपना पहला। ठीक, देखो दूसरा है, अगर पुरुषों की बात करें, ये पुरुष है, अगर पुरुषों के रिकॉर्ड की बात करें कि सबसे युवा पुरुष खिलाड़ी कौन सा है फुटबॉल का, ठीक, तो नॉर्मैन है। ठीक है, देखो इसने कब खेला था, जब ये 17 साल 40 दिन का था। ठीक है, 17 साल 40 दिन का था तब इसने खेला था। ठीक है, और ये कहाँ का था, तो आयरलैंड का था। ठीक है, ये कहाँ की थी, ये नाइजीरिया की थी। ठीक, ये कहाँ का था, आयरलैंड का था। ठीक है, अगर इसकी बात करें कैसी फेयर, तो ये किसकी तरफ से खेल रही है, तो दक्षिणी कोरिया की तरफ से खेल रही है। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं जो कि आपको याद होने चाहिए। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना। देखो लोकसभा व राज्यसभा का एक साथ चुनाव कराने के लिए निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद में संशोधन की आवश्यकता है। ठीक है, यानी कि यह भी एक चर्चा का मुद्दा रहा है और वर्तमान में समय की मांग ये है कि लोकसभा और राज्यसभा का चुनाव एक साथ करवाया जाए। ठीक है, क्योंकि अलग अलग करवाने से क्या होता है कि हर साल देश में कहीं ना कहीं चुनाव का माहौल रहता है। ठीक है, तो चीज़ें क्या होती है, बाधित होती हैं। ठीक, तो ये मांग की जा रही है कि लोकसभा और राज्यसभा का चुनाव क्या किया जाएगा, एक साथ करवाया जाएगा। ठीक है, तो एक साथ करवाने की मांग की जा रही है। तो एक साथ चुनाव करवाने के लिए इनमें से कौन कौन से अनुच्छेद में संशोधन करना पड़ेगा, अनुच्छेद 83, 85, 172, 174 और उपरोक्त सभी। ठीक है, तो किस किस अनुच्छेद में संशोधन करना पड़ेगा, तो उपरोक्त सभी, यानी कि सभी में संशोधन करना पड़ेगा। ठीक है, तो एक बार ये देख लेते हैं कि ये अनुच्छेद किससे संबंधित है। ये जो पहला अनुच्छेद है, ठीक है, वो संसद के जितने भी सदन हैं, संसद के सदनों की अवधि को बताता है। ठीक है, यानी कि राज्यसभा की अवधि क्या होगी और लोकसभा की अवधि क्या होगी। ठीक है, इसको भी हम समझेंगे कि जो राज्यसभा है वो एक स्थायी सदन है, यानी कि इसका विघटन कभी नहीं होता, ये चलता रहता है। ठीक है, ये स्थायी सदन है। इसके देखो 1/3 सदस्य क्या करते हैं, प्रत्येक 2 साल पर रिटायर होते हैं, रिटायर नहीं, वो सेवानिवृत्त हो जाते हैं। ठीक है, उनकी सदस्यता मतलब समाप्त हो जाती है। ठीक है, 1/3 सदस्यों की प्रत्येक 2 साल पर। ठीक, लेकिन जो लोकसभा है, ये जो लोकसभा है इसका जो कार्यकाल होता है वो 5 वर्ष होता है। ठीक है, और अनुच्छेद 83 में तो ये सारी चीज़ों का उल्लेख किया गया है। ठीक, देखो बात करते हैं अनुच्छेद 85 की। ठीक, तो अनुच्छेद 85 में क्या कहा गया है कि जो लोकसभा है, लोकसभा के विघटन की बात की गई है। ठीक है, इसमें क्या किया गया है, लोकसभा के विघटन की बात की गई है, यानी कि लोकसभा का विघटन कब किया जा सकता है और कौन करेगा। ठीक है, तो राष्ट्रपति को ये शक्ति दी गई है कि वह लोकसभा का विघटन करेगा। ठीक, कब करेगा। ठीक, तो ये सारी चीज़ें लिखी गई हैं अनुच्छेद 85 में। ठीक है, तो जब उसका कार्यकाल पूरा हो जाए तब वो उसको विघटित करेगा, या फिर जब वो बहुमत खो दे, ठीक है, लोकसभा में सरकार, ठीक, तो उसको भंग कर सकता है, उसको विघटित कर सकता है। ठीक, इसी में देखो जो लोकसभा का जो सत्र है, ठीक है, बैठक है, उसको बुलाने का अधिकार भी किसको दिया गया है। ठीक है, तो राष्ट्रपति को दिया गया है कि सत्र को आहूत करने के लिए और सत्रावसान है, यानी कि सत्र को समाप्त करने का जो अधिकार है वो राष्ट्रपति के पास है। लेकिन लोकसभा की या राज्यसभा की अगर बैठकों की बात करें तो बैठकों को कुछ दिन के लिए स्थगित करने का जो अधिकार होता है वो अध्यक्ष या सभापति के पास होता है। ठीक है, तो लोकसभा की बैठकों को स्थगित कर सकता है लोकसभा का अध्यक्ष, और राज्यसभा की बैठकों को स्थगित कर सकता है राज्यसभा का सभापति। ठीक है, तो ये जो 2 अनुच्छेद ऊपर वाले, ये किससे संबंधित है, संसद के सदनों से संबंधित है, यानी कि ऐसे कहें कि लोकसभा से या राज्यसभा से संबंधित है। ठीक है, ये जो नीचे के दोनों अनुच्छेद हैं ये किससे संबंधित है। ठीक है, तो ये विधानमंडल से संबंधित है, यानी कि राज्य की जो विधानमंडल है, यानी विधानसभा या विधान परिषद,
उनसे संबंधित है। ठीक है, देखो जैसा 83 में कहा गया है सेम वैसा ही 172 में राज्य के लिए कहा गया है। ठीक है, जैसा लोकसभा के लिए अनुच्छेद 85 में कहा गया है सेम वैसा ही, ठीक है, विधानसभा के लिए अनुच्छेद 174 में कहा गया है। ठीक है, तो चीज़ें सेम है, बस अंतर इतना है कि ऊपर दोनों लोकसभा और राज्यसभा के लिए, नीचे दोनों वाले विधानमंडल के हैं, जो राज्य के विधानसभा और विधान परिषद होते हैं उनके लिए हैं। ठीक है, बाकी अगर इनको आप डिटेल में समझें तो इनको डिटेल में देख लेते हैं कि मूल संविधान में क्या क्या बोला गया है। ठीक है, तो एक बार इसको देख लेते हैं। ठीक है, जैसे ये आर्टिकल 85 है, इसकी एक स्क्रीनशॉट है। ठीक है, देखो इसमें क्या बोला गया है कि राज्यसभा का विघटन नहीं होगा। ठीक है, राज्यसभा विघटित नहीं होगी। ठीक है, ये स्थायी सदन है, लेकिन इसके 1/3 जो सदस्य हैं, ठीक है, 1/3 जो सदस्य हैं वो क्या करेंगे, प्रति 2 वर्ष यानी कि द्वितीय वर्ष यानी कि प्रत्येक द्वितीय वर्ष क्या करेंगे, वो उसकी सदस्यता वो समाप्त हो जाएगी, यानी कि वो सदन के सदस्य नहीं रहेंगे। ठीक है, 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष क्या होते रहेंगे, अपने पद से हटते रहेंगे। ठीक है, देखो अगर लोकसभा की बात करें तो लोकसभा क्या होगी कि लोकसभा जब वो शपथ ग्रहण करेगी, ठीक है, तो वो क्या करेगी 5 साल तक, इसका जो कार्यकाल होगा 5 वर्ष तक होगा। ठीक है, गठन से लेकर 5 वर्ष तक होगा, लेकिन शर्त यह है कि इसका बीच में विघटन नहीं होना चाहिए। अगर राष्ट्रपति इसको विघटित नहीं करे तो ये 5 साल तक चलेगी। ठीक, एक और स्थिति का जो उल्लेख किया गया है वो ये है कि आपातकाल की स्थिति में, ठीक है, यानी कि जब देश में आपातकाल लगाया गया हो उस स्थिति में क्या किया जाएगा, इसके कार्यकाल को एक बार में 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है। क्या किया जाएगा कि 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, एक बार में। ठीक, ऐसे एक एक बार करके वो कितने भी वर्ष के लिए बढ़ाई जा सकती है, लेकिन एक बार में 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जाएगा। ठीक, लेकिन जैसे ही आपातकाल समाप्त हो जाएगा उसके 6 माह बाद इसका जो कार्यकाल है वो स्वतः समाप्त हो जाएगा। ठीक है, लेकिन आपातकाल की जो अवधि है उसकी समाप्ति पर ये जो 6 माह बाद क्या करेगी, इसकी अवधि 6 माह से अधिक नहीं होगी, आपातकाल की समाप्ति से 6 माह से अधिक नहीं होगी, यानी कि 6 माह बाद वो स्वतः विघटित हो जाएगी। ठीक है, तो ये सारे प्रावधान किए गए हैं अनुच्छेद 83 में। ठीक है, अब देखते हैं 85 की बात करते हैं कि अनुच्छेद 85 में क्या बोला गया है। ठीक है, उसको भी एक बार देख लेते हैं। तो देखो 85 में बोला गया है कि राष्ट्रपति क्या करेगा, समय समय पर प्रत्येक सदन को क्या करेगा, मतलब उसको आहूत करेगा, सदन के सत्र को आहूत करेगा, यानी कि वो उसकी बैठक बुलाएगा। ठीक है, दूसरी चीज़ सत्रावसान करेगा, यानी कि उसको बैठक को समाप्त करेगा। ठीक है, और तीसरी चीज़ विघटन करेगा, यानी कि उसको भंग कर सकता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें कही गई हैं अनुच्छेद 85 में। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है कि अनुच्छेद 85 किससे संबंधित है। ठीक, नोट करके एक चीज़ याद रख लेना कि नोट है, अगर बैठक को स्थगित करने की बात हो, ठीक है, तो स्थगित कौन करेगा, या तो स्पीकर करेगा या फिर सभापति करेगा। ठीक है, सभापति कहाँ होता है, तो राज्यसभा में होता है। ठीक है, और स्पीकर कहाँ बैठता है, तो ये लोकसभा में बैठता है। ठीक है, तो लोकसभा की जो बैठक है उसको स्थगित करेगा स्पीकर, और राज्यसभा की बैठक को स्थगित करेगा सभापति। ठीक है, जो कि क्या होता है, उपराष्ट्रपति भी होता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है आर्टिकल 85 के बारे में। ठीक, सेम चीज़ें हैं राज्य के बारे में आर्टिकल 72 और 74 में। ठीक है, सेम चीज़ें हैं। जैसे एक बार देख लेते हैं एक को, बाकी हम दोनों पे चर्चा नहीं करेंगे। ठीक है, एक को देख लेते हैं। जैसा सेम उसमें कहा गया था 83 में, ठीक उसी प्रकार जैसे विधानसभा है। ठीक, तो विधानसभा जब तक वो विघटित नहीं होगी तो 5 साल तक वो क्या करेगी, बनी रहेगी। ठीक है, और जब आपातकाल की उद्घोषणा है तो उसको क्या किया जाएगा, एक बार में 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है, लेकिन जैसे ही आपातकाल की जो समाप्ति होती है, ठीक है, तो वो क्या करेगी, 6 माह बाद उसकी अवधि समाप्त हो जाएगी। तो सारी चीज़ें सेम ही हैं। ये विधानसभा के लिए है, राज्य की विधानसभा के लिए, और वो लोकसभा के लिए थी। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की हम चर्चा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट द्वारा ईडी के निदेशक का कार्यकाल कितना कर दिया है, 5 सितंबर तक बढ़ा दिया है। ठीक है, यानी कि ईडी के जो कार्यकाल को, ठीक, जो प्रवर्तन निदेशालय है उसके जो निदेशक के कार्यकाल को बढ़ाकर कितना कर दिया है, 5 सितंबर तक कर दिया है।
ठीक है। तो ये भी इम्पोर्टेंट रहा है, हाल ही में न्यूज में है, तो इसको भी जान लेते हैं कि ईडी क्या है, ठीक है, और इसका जो वर्तमान निदेशक है वो कौन है, ठीक। तो वर्तमान निदेशक कौन है ईडी के, तो 3 ऑप्शन दिए गए हैं, संजय मिश्र और श्री PK श्रीवास्तव और प्रवीण सूद, ठीक है। तो ईडी के जो निदेशक है वो संजय मिश्र है, ठीक है। ये जो देखो PK श्रीवास्तव है, ये जो केंद्रीय सतर्कता आयोग है उसके अध्यक्ष हैं, ठीक। और प्रवीण सूद ये जो CBI के अध्यक्ष हैं, ठीक है। ये भी आपको याद रखनी है, ठीक। देखो अब बात करते हैं ईडी। ये जो ईडी प्रवर्तन निदेशालय है ये क्या है, ठीक है। तो इसको भी ये थोड़ा सा समझ लेते हैं। ईडी को क्या बोलते हैं, प्रवर्तन निदेशालय बोलते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं, प्रवर्तन निदेशालय कहते हैं, ठीक। ये क्या है, एक बहु अनुशासनात्मक संगठन है, ठीक है। भारत का एक संगठन है ये भी। इसका कार्य क्या है, इसका कार्य है कि जो मनी लॉन्ड्रिंग करते हैं, ठीक है, उनकी निगरानी करना है, ठीक। तो मनी लॉन्ड्रिंग क्या है, मनी लॉन्ड्रिंग क्या है कि जब हम अवैध धन को, यानी कि गलत कार्य से कमाए गए धन को, उसको किसी ना किसी तरीके से वैध बना देते हैं, ठीक है। अब वैध कैसे बना सकते हैं, ठीक। जैसे आप किसी गलत कार्य से पैसे कमाकर उसको बैंक में जमा कराकर फिर धीरे धीरे बाद में निकलवा सकते हैं, ठीक। या एक तो ये तरीका है, ठीक। दूसरा ये है कि आप गलत कार्य करके पैसे कमाएं, उससे कोई चीज़ें खरीद लें, ठीक है। तो वहाँ जब चीज़ें खरीदने जाते हैं तो कोई नहीं पूछता कि पैसे कहाँ से आए हैं आपके पास, ठीक है। तो कई गाड़ी खरीद लेते हैं, कोई प्लॉट खरीद लेता है, ठीक। तो इस प्रकार से वो अवैध बनाते हैं, अवैध धन को वैध बनाते हैं, ठीक। तो मनी लॉन्ड्रिंग के अपराधों और जो विदेशी मुद्रा कानूनों के उल्लंघन की जांच करना इसका एक मुख्य कार्य होता है, ठीक है। ये जो प्रवर्तन निदेशालय है वो वित्त मंत्री के अधीन आता है, ठीक है। और वित्त मंत्रालय के अधीन रहते हुए राजस्व विभाग के अधीन कार्य करता है, ठीक। अगर इसके मुख्यालय की अगर बात करें तो इसका मुख्यालय कहाँ पर है, तो नई दिल्ली में है, ठीक है। अगर इसके निदेशक की अगर बात करें, ठीक है, प्रवर्तन निदेशालय के अगर निदेशक की बात करें यानी कि इसके अध्यक्ष की बात करें, ठीक, तो वो 2 वर्ष तक इसका कार्यकाल होता है। कितने वर्ष, 2 वर्ष तक कार्यकाल होता है। लेकिन हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने ये इजाज़त दी है कि विशेष परिस्थितियों में इसके कार्यकाल को 3 वर्ष और बढ़ाया जा सकता है, यानी कि 2 + 3 टोटल वो कितने साल तक, 5 साल तक रह सकता है, ठीक है। 3 वर्ष तक और बढ़ाया जा सकता है टोटल, ऐसे करके वो 5 वर्ष तक अपने पद पर बना रह सकता है, ठीक है। ऐसे ही ये जो संजय मिश्र है इसको 2018 में देखो जो ईडी का क्या बनाया गया था, निदेशक बनाया गया था, लेकिन इसका कार्यकाल तो 2 वर्ष था, लेकिन इसको बढ़ाते एक वर्ष बढ़ाते इसको 5 साल हो गए हैं, ठीक। और इसका जो कार्यकाल अब समाप्त होने वाला है, ठीक है। और सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि ये जो 15 सितंबर के बाद में ये अपने पद पर नहीं रहेगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। नेक्स्ट जो अपना क्वेश्चन है उसको देख लेते हैं, ठीक है। देखो आरबीआई की एक शोध इकाई की तरफ से जारी एक रिपोर्ट में कहा गया है कि जारी रिपोर्ट के आधार पर भारत कब तक दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा, ठीक है। यानी कि इस रिपोर्ट में बोला गया है कि भारत, ठीक, तीसरी अर्थव्यवस्था बनने की ओर अग्रसर है, ठीक। और वो कब तक बन जाएगा, 2025, 27, 30 और 35, ठीक है। तो इस रिपोर्ट के अनुसार भारत 2027 तक दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश बन जाएगा, ठीक है। वर्तमान में देखो अगर बात करें, ठीक है, वर्तमान में जो भारत है दुनिया की जो 5वीं लार्जेस्ट है, ठीक है, इकोनॉमी है, 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी है, ठीक है, 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, ठीक। अगर भारत की जो अर्थव्यवस्था को अगर पैसे में देखें तो कितनी है, ठीक, तो वर्तमान में लगभग 3.75 ट्रिलियन डॉलर है। क्या है, ट्रिलियन डॉलर है, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है कि वर्तमान में भारत की अर्थव्यवस्था कितनी है, तो 3.75 ट्रिलियन डॉलर के आसपास है, ठीक है। और जब 2027 में हम विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होंगे, ठीक, आरबीआई की रिपोर्ट के अनुसार, तब उस समय भारत की इकोनॉमी 5 ट्रिलियन के लगभग हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 5 ट्रिलियन के आसपास हो जाएगी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको याद होनी चाहिए, ठीक। इस रिपोर्ट में देखो एक बात और बोली गई है, वो क्या है कि इस रिपोर्ट के आधार पर, ठीक है, हम ये कह सकते हैं कि जो भारत है 2047 तक है इसकी जो अर्थव्यवस्था कितनी हो जाएगी, 20 ट्रिलियन डॉलर हो जाएगी, ठीक है, 20 ट्रिलियन डॉलर हो जाएगी, ठीक। अगर बात करें 2027 की,
ठीक है। 2027 में जो हमारा स्टेटस क्या होगा कि हम अमेरिका और चीन के बाद तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाले देश होंगे। ठीक है। तो अमेरिका की उस समय जो इकोनॉमी कितनी होगी, ऐसा अनुमान लगाया गया है इस रिपोर्ट के अंदर, 31 ट्रिलियन डॉलर होगी। ठीक है। चीन की उस समय कितनी इकोनॉमी होगी, तो 25 ट्रिलियन डॉलर होगी। और भारत की 5 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी होगी 2027 में। ठीक है। जब हम क्या होंगे, दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी होंगे। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें कही गई हैं आरबीआई द्वारा जारी की गई एक रिपोर्ट में। ठीक है, जो कि इम्पोर्टेंट है और ये याद होनी चाहिए। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत में खोजी गई प्रजाति, ठीक है, एक प्रजाति खोजी गई है जिसका नाम है पेडिकुलेरिस रिविलियाना। ठीक है। ये जो पेडिकुलेरिस रिविलियाना है, ये किसकी एक प्रजाति है, इसका संबंध किससे है? ठीक। तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं। समुद्री शैवाल की एक नई प्रजाति है। ठीक है, तो समुद्री शैवाल की नई प्रजाति नहीं है। ठीक है। मेंढक की एक नई प्रजाति, तो वो भी नहीं है। ठीक है। पौधे की एक नई प्रजाति, तो ये सही है। ठीक है। ये जो पेडिकुलेरिस रिविलियाना है, ठीक, ये पौधे की एक नई प्रजाति है जो कि कहाँ से खोजी गई है, सिक्किम से खोजी गई है। ठीक है। कहाँ पर खोजी गई है, सिक्किम में खोजी गई है। ठीक है। और सर्प की एक प्रजाति, तो ये नहीं है। आंसर क्या होगा, सी अपना सही आंसर होगा। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट रही हैं आज के दिन एग्ज़ाम की दृष्टि से। ठीक है। और इनके बारे में आपको याद होना चाहिए। और मैंने पहले बताया था कि अगर इस करंट अफेयर की आपको पीडीएफ चाहिए तो अभिव्यक्ति क्लासेस जयपुर के ऐप पर जाइए और वहाँ पर निःशुल्क जो पीडीएफ अपलोड है, ठीक, डेट वाइज अपलोड है, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है। और वहाँ पर आप वीडियो भी देख सकते हैं। ठीक। अगर ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो, ठीक है, और एग्ज़ाम की दृष्टि से आपको इम्पोर्टेंट लगी हो, तो क्या करेंगे, आप इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ठीक है। और वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि जो हमारे वीडियो हैं आप तक के पहुंचते रहें। ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही है। बाकी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं अगले दिन के करंट अफेयर के साथ। ठीक है। तो सभी को धन्यवाद।